मिर्ची मसाले MBH MBH। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कैरियर हेल्प ऑनलाइन। एयरफोर्स, हवा में उड़ान, हवा से बातें करना, आसमान को छूना, जहाज के साथ खेलना, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान के साथ, जो कि हैं कर्नल छाबड़ा। कर्नल छाबड़ा कैवलियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और आज हमें बता रहे हैं एयरफोर्स कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कर्नल छाबड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शक से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके पास हैं, किस तरह से इसमें एंट्री की जाए, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब इसके फॉर्म्स मिलेंगे, कब आप जो है रिटन टेस्ट के लिए जा सकते हैं, इन सब बातों के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190 पर। कर्नल छाबड़ा, सबसे पहले तो एयरफोर्स जो कि डिफेंस सर्विसेज में आता है, हम आपसे जानना चाहते हैं डिफेंस सर्विसेज के बारे में, क्योंकि इट्स बेटर कि हम अपने दर्शकों को बेस से बताना शुरू करें। तो आप क्या कहेंगे डिफेंस सर्विसेज के बारे में? यहाँ डिफेंस सर्विसेज के अंदर आता है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जी। इसमें जाने के लिए एक +2 लेवल के ऊपर एंट्री होती है और दूसरी एंट्री होती है ग्रेजुएशन के बाद। जी। कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी जाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। जी। पहली एंट्री जो है, बच्चे जब ओनली मेल कैंडिडेट्स जो जैसे ही +2 पास करते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए में जाने के लिए। एनडीए, और जिसके अंदर फिर हम एयरकोर्स की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कर्नल छाबड़ा, आपने ये बात कही कि +2 के बाद सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि वो एनडीए के लिए जा सकते हैं, तो ये गर्ल्स के लिए क्यों नहीं ऐसा? गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद है, क्योंकि उनका सिर्फ अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि सिर्फ 5 साल के लिए या एक्सटेंडेबल और 5 साल के लिए, तो टोटल 10 साल के लिए ही अभी तक हुआ है। तो 10 साल के लिए क्या 10 साल के लिए वो इस फील्ड में रह सकती हैं एयरफोर्स की, उसके बाद नहीं? लेकिन उनको जो ये फैसिलिटी एयरफोर्स के कोर्स की है वो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही प्रोवाइडेड है? ग्रेजुएशन, नॉट बिफोर द ग्रेजुएशन? नहीं, ग्रेजुएशन से पहले। जी। तो अब आप हमको ये बताइए कर्नल छाबड़ा की जो डिफेंस का जो कैरियर है, ये कहीं खो गया था? आईटी बूम वगैरह की जब बात चल रही है तो ये खो गया था, तो ये क्या वजह क्या थी जो ये कैरियर गायब हो चुका था, और फिर किस तरह से वापस इसने अपग्रेड किया है? कुछ समय पहले हर बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, अमेरिका जाना चाहता था, जावा करके या कोई भी कंप्यूटर कोर्स करके। जी। अभी वो आईटी बूम जो बर्स्ट हुआ है, उसके बाद वो जो नौकरियां मिला करती थी और कब पिंक स्लिप मिल जाती थी, कब कौन सा कंपनी बंद होके चला गया, वो उनका कोई नौकरी नहीं रहती है अभी। फिलहाल जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी से बच्चा जब 12वीं के बाद एक बार ज्वाइन करता है जी, और ऑफिसर बन के कमीशन होके उसको एक परमानेंट कमीशन मिलता है और पूरी लाइफ की उसकी नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन है जी। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी क्या हो रहा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दी जा रही हैं और वर्क फोर्स जो है कम की जा रही है जी। डिफेंस ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर रिक्रूटमेंट अभी चल रही है और इसमें चलती रहेगी, क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है जी। और ये एक गवर्नमेंट की सर्विस है जिसके अंदर बहुत ही सहूलियतें मिलती हैं और एक अच्छा गौरव वाला काम है जी। तो अभी जो हिंदुस्तान के यंग लड़के लड़कियां हैं फिर से आर्म्ड फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपने बताया कि दोबारा एक बार फिर से जो हिंदुस्तान के यंग लड़के लड़कियां हैं आर्म्ड फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्राइट कैरियर है इसमें? बहुत ही ब्राइट कैरियर है। पे स्केल्स हों या पर्क्स हों जी, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का मौका हो, एडवेंचर का मौका हो जी, और खास करके जब हवाई जहाज चलाने हों, उन एयरफोर्स में जाने के लिए जितने उत्सुक हैं जी, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका। तो इसमें एज लिमिट क्या लेके चलेंगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एज लिमिट जो है वो 16.5 साल से लेकर 19 साल तक की है। मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। कई बारी कई लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे ने अगर 16.5 साल का नहीं हुआ है तो वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता। जी जी।
16.5 साल से और 19 साल का जो एज ब्रैकेट दिया गया है, ये वो एज है बच्चा जब एनडीए के अंदर जब एकेडमी ज्वाइन करता है, उस डेट को उसकी उम्र जो है 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरा ये है इसके साथ साथ कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब हम कहते हैं कि 12वीं क्लास के बाद है, +2 के बाद, तो ये नहीं है कि आप एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है वो +2 जब खत्म कर लो उसके बाद ही बैठ सकते हैं। ये जब बच्चे 11वीं क्लास पास करके, जैसे आजकल जिन्होंने 11वीं पास की है +1, आजकल फॉर्म्स निकले हुए हैं एनडीए एग्जाम के लिए जो 22 अगस्त को है। मतलब एनडीए यानी कि एयरफोर्स के हम एनडीए एयरफोर्स में पहला जाने का जो रास्ता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू है, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के ही कैंडिडेट्स जाते हैं, जिनकी कॉमन ट्रेनिंग होती है। इनको वहाँ पर बैचलर इन साइंस की डिग्री दी जाती है और साथ में बाकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग है वो वहाँ पर दी जाती है। और इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो एनडीए से पास आउट होने के बाद एयरफोर्स एकेडमी के अंदर वहाँ पर जाके पायलट्स की ट्रेनिंग। ओके, यानी पहले जो एनडीए में फॉर्म्स लिए, फॉर्म्स भरे, उसके बाद रिटन एग्जाम्स वगैरह दिए, उसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप एयरफोर्स में जाके फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग ये थ्योरी ट्रेनिंग्स होती हैं या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं? मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। अभी जो फॉर्म्स निकले हुए हैं यूपीएससी के, जी मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूँगी, लेकिन इस समय एक दर्शक हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, कहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ उसका जी, और फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए इसमें एंट्री का स्कोप है एयरफोर्स में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में हमसे संपर्क किया। और कर्नल छाबड़ा, हमें इस बारे में ज़रूर बताइए कि इन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं फाइनल ईयर में और ये जानना चाहते हैं कि एयरफोर्स के लिए कोई स्कोप है इनके लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर और लाइन पे रहें, मैं ये पॉइंट इनका डिटेल में बाद में कवर करूँगा। जी, फिलहाल जो है इंजीनियरिंग डिग्री ज़रूरत है एक टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री जाने के लिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा से जो है एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स रैंक के ऊपर कोई एंट्री नहीं है। तो यानी कि ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं तो इनको किसी भी तरह से कोई मतलब प्रोसीजर नहीं है जिससे कि एयरफोर्स में जा सकें? एयरफोर्स में जा सकते हैं, जिसमें कि अदर देन ऑफिसर्स रैंक उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऑफिसर रैंक में जाने के लिए जो है एक इंजीनियरिंग डिग्री की जरूरत है। अगर ये पायलट वगैरह के लिए करना चाहें तो? पायलट के लिए जो है एंट्री वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू है। मतलब ये अभी भी इंजीनियरिंग करने के साथ साथ ये पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उम्र है तो, अगर एज है, यानी कि जो आपने बताया कि 16.5 से 19 साल के बीच में। 19 साल जो है जब वो एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करते हैं तब 19 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। जी, जैसे अभी किसी बच्चे ने अप्लाई किया है एनडीए के लिए, जब तक वो एनडीए में जाएगा जो कि जुलाई 2005 में होगा, 1 जुलाई 2005 में, तो 1 जुलाई 2005 को वो 19 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर ये 1 जुलाई 2005 में 19 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब आप हमको बताइए, हम वापस अपने पुराने सवाल की तरफ आते हैं। आप हमको बता रहे थे कि एयरफोर्स कोर्स से रिलेटेड। हाँ जी, क्या होता है कि जो +1 में बच्चे अभी जिन्होंने आजकल फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिनकी फाइल करने की डेट, यूपीएससी में पहुंचाने की डेट जो है 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल तक इनका फॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ यूपीएससी में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद इनका एग्ज़ाम जो है 22 अगस्त को होगा। जब ये अभी +2 की परीक्षा जो है इनकी पढ़ाई चल रही होगी, इसका सिलेबस जो है मैं थोड़ी देर बाद में कवर करूंगा। जी, आप बता रहे थे कि 11th में अगर है तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जैसे ही जब इनके 1 जुलाई 2005 तक इनका +2 ख़त्म हो जाएगा जी, और अगर ये पूरा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का
नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, वो पूरा कर लेते हैं तो उनका +2 भी खत्म हो जाएगा और स्ट्रेट अवे उसके बाद एनडीए में चले जाएंगे। मतलब 11th में रहते रहते ये 11th भी साथ में कर रहे हैं और इसका एग्जाम भी देने के बाद इनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये दोनों स्टडीज जो है साइड बाय साइड कंटिन्यूस करते रहेंगे उसकी। बच्चों ने अभी 11th का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है जी, और अभी ये फॉर्म भर रहे हैं जी, रिटन एग्जाम होगा 22 अगस्त को, जब ये 12th कर रहे हैं जी, और जब तक रिजल्ट निकलेगा इनका जनवरी या फरवरी 2005 में, तब भी ये 12th कर रहे होंगे जी, फिर इनका एक आगे प्रोसीजर होता है जिसको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू कहा जाता है, जी, वो करेंगे और साथ में एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जी, वो अगर उन सब में निकल जाते हैं फिर ये एयरफोर्स के लिए एज ए एयरफोर्स कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में जी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2005 में ज्वाइन करेंगे। जी। आपने हमें बताया पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, इसके बारे में हम आपसे और भी जानेंगे कि जो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें क्या फिजिकल फिटनेस और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह को कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स कोर्स के बारे में और हमारे साथ मौजूद है कर्नल छाबड़ा जो कि कैवलियर के डायरेक्टर हैं। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान से, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ऐसी खिली खिली त्वचा पाए इन खिले खिले बालों के साथ बिल्कुल मुफ्त। आयुर आमला शिकाकाई शैम्पू के साथ एक आयुर तुलसी सोप मुफ्त। आज है रहे ना रहे कल, सोच के इस्तेमाल कर। एक इशारा समझो ओ मेरे यारा समझो, तेरी हर आरज़ू के पीछे ये, तेरी हर जुस्तजू के पीछे ये, कर ले यकीन इतना भी नहीं कि तू मांगे जाए और देती रहे ये ज़मीन। Save oil, it's precious. देखा, अरे बिजली फिर से चली गई। चलो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करने से कुछ नहीं होगा, बिरला इकोजन इन्वर्टर लाने से सब कुछ होगा। Where there is Birla, there is power. आजकल देखिए हमारे देश में जो भेदभाव जो चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब इसके बारे में तो हम तो सोच रहे थे कि एक ही कोई जात तक कोई भेदभाव नहीं, और कुछ करना चाहते हैं? हम सब जैसे कि भाई एक समान, कुछ भेदभाव को छोड़ जाति बस कोई जाति पाति। आइए सब मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कैरियर हेल्प ऑनलाइन में। हम आज बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में और हमारे साथ मौजूद है इस बारे में जानकारी देने के लिए मिस्टर कर्नल छाबड़ा जो कि कैवलियर के डायरेक्टर हैं। और आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं और इस स्ट्रीम के बारे में, इस कोर्स के बारे में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190 पर। कर्नल जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले बता रहे थे पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, तो आप हमको ये बताइए कि पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली क्या क्या होता है। दूसरा ये कि जो ये फिजिकल फिटनेस और कलर ब्लाइंडनेस की बातें होती हैं वो कितनी ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण है। पहले मैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट PABT कहा जाता है, उसके बारे में कवर करूँगा। PABT टेस्ट जो है, आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, कोई भी, चाहे वुमेन कैंडिडेट हो या मेन कैंडिडेट, क्योंकि या तो आप में वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसके टेस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसके अंदर जिस तरीके से अगर आपने कभी हवाई जहाज के अंदर देखा है तो बहुत सारे गैजेट्स लगे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी रीडिंग्स आती रहती हैं। जिस तरीके के कार में 3 या 4 होते हैं, उसमें कम से कम 50-60 लगे होते हैं। आपकी परसेप्शन कितनी जल्दी आप उनको परसीव करके एयरक्राफ्ट की क्या सिचुएशन है, जो बेसिक लेवल पे इंटेलिजेंस चाहिए वो है या नहीं। दूसरा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का मतलब आप कितनी जल्दी उसको सीख के परसीव कर लेते हैं, ये है बेसिकली इस टेस्ट में। हाँ जी। और दूसरा है कि आपका कंट्रोल्स जो हाथ
और पैरों के पास होते हैं, वो आप कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से कर सकते हो कि नहीं। ये नहीं है कि कोई आदमी अगर PAPT पास नहीं कर सकता है तो बाकी एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटीज में या आर्मी या नेवी में एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता है। ये सिर्फ एक फ्लाइंग का टेस्ट है, और इसको करवाने के लिए वहाँ पर जब ये PAPT टेस्ट के लिए जाते हैं हर सेंटर के अंदर SSB के लिए, तो एक इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर पहले उनको प्रैक्टिस दी जाती है जी। और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस सभी को देने के बाद उनका टेस्ट लिया जाता है जी। अगर उनके अंदर ये एप्टीट्यूड है तो उनको पास कर लिया जाता है और एयरफोर्स के लिए फिर वो फ्लाइंग के लिए फिट पाया जाता है जी। आपने हमें बताया कि जैसे अगर ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स में दूसरे उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, एयरफोर्स में वो ग्राउंड पे भी रह सकते हैं। तो आप ही बताइए कि एयरफोर्स में ये पायलट के अलावा ग्राउंड में क्या क्या उनके लिए जॉब्स हैं, जॉब्स पार्ट्स हैं? ग्राउंड में उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी टेक्निकल साइड है, मेट डिपार्टमेंट जो कि मौसम के बारे में होता है वो है, लॉजिस्टिक्स की साइड है। तो इस प्रकार से 4-5 एवेन्यूज हैं जी। जो कि अगर वो फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं एयरफोर्स के अंदर तो एज ए ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर जो है वो रहकर एयरफोर्स में ऑफिसर की ड्यूटी निभा सकते हैं। जी, हम ये काफ़ी आगे आ गए, अभी हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। शिक्षक हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। रमेश कुमार। जी रमेश जी, कहिए। ये IAF में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? जी 10th में। जी 12th के बाद 10th में। हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में हमसे संपर्क किया और ये परसेंटेज के बारे में जानना चाहते हैं कि IAF में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। जैसे मैं कह रहा था कि अभी एक UPSC का नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 19 अगस्त को जी। तो आपको इस एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आते हैं और UPSC का अगर आप एक एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जो आपका 10th के अंदर जो मार्क्स हैं या 12th के अंदर जो मार्क्स आएंगे वो पास होने चाहिए, उसके अलावा उसका और कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, तो कर्नल छापरा हम थोड़ा पीछे की तरफ, जैसे हमने कहा था कि पीछे की तरफ आते हैं, तो हमको ये बताइए कि +2 में क्या स्ट्रीम होनी चाहिए अगर हमको ये एयरफोर्स के लिए आना है तो? +2 के अंदर मैथ्स और फिजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है एयरफोर्स के लिए। साइंस स्ट्रीम अलॉन्ग विद मैथ्स? हाँ जी, साइंस स्ट्रीम अलॉन्ग विद मैथ्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास +1 और +2 में ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन के बाद भी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं जी, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कीजिए, लेकिन अगर आपके पास +2 लेवल के ऊपर मैथ्स और फिजिक्स है तो आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मैं एक पॉइंट लाना चाहूँगा जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जब बच्चा 10th का एग्ज़ाम देता है उस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी स्ट्रीम दी जाएगी +1 में। बहुत से जो स्कूल्स हैं अगर उनके परसेंटेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छा नहीं आता है तो उनको वो नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि कॉमर्स के लिए उनको वो करते हैं। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि 10th में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है ताकि वो साइंस स्ट्रीम ले सकें और +1 और +2 में अगर वो डिफेंस में करियर चाहते हैं क्योंकि पहले क्या था डिफेंस के अंदर जो इक्विपमेंट था इतना टेक्निकल नहीं था जी। अभी जो इक्विपमेंट है एयरफोर्स के अंदर जो हवाई जहाज़ हैं बहुत ही टेक्निकल हैं, वास्ट टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, तो इसलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा समझने की उसको ज़रूरत है। एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनका भी सवाल हमारे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, कहिए। मैडम मैं अशोक बोल रहा हूँ गांधीनगर से। जी मैडम मैं कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ जी, तो आप थोड़ा बताइए मैडम। आप किस बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, आप किस बारे में जानना चाहते हैं? हेलो हेलो हाँ जी मैडम। आप अपना सवाल दोबारा ज़रा दोहरा दीजिए एक बार। मैडम मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपने कैरियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कि मैं जो काम करना चाहता हूँ मेरा काम पूरा होगा कि नहीं होगा। आप किस काम के बारे में हमसे बात कर रहे हैं?
आप लगता है किसी और कार्यक्रम में बात करना चाह रहा था और आपने गलती से इस कार्यक्रम में हमसे संपर्क कर लिया। आपका फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें संपर्क किया। जी कर्नल छाबड़ा, हमको ये बताइए कि जैसे भी परसेंटेज और मार्क्स की बात चल रही थी, तो 12th में कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए? 12th की परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं किया, मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ तो होगी कि ऐसा भी नहीं है कि जो पासिंग परसेंटेज लेकर आ जाए या 40% या 45% अगर स्टूडेंट की है 12th में, तो वो भी एग्जाम दे सकता है एनडीए का या यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है? यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। यूपीएससी एग्जाम बेसिकली एनडीए के लिए होता है एग्जाम? एनडीए के लिए होता है। अभी मैं उसका थोड़ा सा जब सिलेबस डिटेल्स में बताऊंगा जी, तो देखेंगे कि वही चीज़ जो 11th और 12th में वो पढ़ रहे हैं जी, वही सब्जेक्ट्स के बारे में वहाँ पूछा जा रहा है और वही सिलेबस है जो 11th और 12th का है। अगर वहाँ वो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके 12th में भी रीजनेबल मार्क्स आएंगे। तो बेसिकली जो दारोमदार है वो यूपीएससी के एग्जाम पे टिका हुआ है। डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए या एयरफोर्स में जाने के लिए अगर जी, तो उसमें कितनी परसेंटेज की ज़रूरत होती है? यूपीएससी का एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके ऊपर परसेंटेजेस मैटर नहीं करती हैं। इसका रिटन का 900 नंबर का टेस्ट होता है जी, जिसमें 300 नंबर का मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और 600 नंबर का जो है जनरल साइंस या जनरल एबिलिटीज़, जिसके अंदर 200 नंबर का इंग्लिश जी, बाकी जो 400 नंबर हैं उसमें कुछ फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के ऊपर होता है। मतलब साइंस स्ट्रीम, मैथ्स और साथ साथ में सोशल साइंस, हाँ, इन सब का मिला जुला एग्जाम होता है। एग्जाम होता है। इन दोनों के जो नंबर हैं यानी कि 900 में जो आपके नंबर आए जी, उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं रिटन एग्जाम, आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जी, जिसके मार्क्स 900 मार्क्स आपके उस इंटरव्यू के होते हैं। अच्छा। इन दोनों का टोटल मिला के फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसके हिसाब से फिर अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वेटेज ऑफ मार्क्स होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट सब्जेक्ट का? हाँ जी। जैसे मैथ्स आपने बताया कि 300 का मैथ्स होगा, तो मैथ्स की बिल्कुल अलग कैलकुलेशन होगा और बाकी सब्जेक्ट्स का अलग, और उन सब में उसको क्लियर करना मतलब अच्छी परसेंटेज के साथ क्लियर करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जी, ऐसा नहीं है कि पूरा एग्रीगेट टोटल निकाल के जैसे परसेंटेज निकाल लेते हैं, उस तरह का कोई सीन नहीं है। नहीं आएगा एग्रीगेट। आपका जब जनरल एबिलिटीज़ का जो सब्जेक्ट है जी, उसके अंदर 600 मार्क्स में से टोटल में आप पास होने चाहिए और 300 नंबर का मैथ्स का एग्ज़ाम है जी, उसमें पास होने चाहिए। और जो बच्चे पास हो जाते हैं उन सभी को ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर वो जो एसएसबी पास कर लेते हैं, इन दोनों का मिला के जो 1800 नंबर में से जो मेरिट लिस्ट बनती है वो फिर उन मेरिट वालों को जो है एनडीए जाना पड़ता है। जी, आपके इस जवाब के साथ जो है हमारे कार्यक्रम में एक और दर्शक हमसे बात करना चाहता है, हम उनका भी सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, कहिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेलो जी कहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 10वीं मतलब केवल 10वीं के नंबर अलाउड होते हैं, मतलब 12वीं की जरूरत नहीं होती? आप ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ 10th क्लास के नंबर ही अलाउड होते हैं, 12वीं की ज़रूरत नहीं होती, क्या कुछ इस तरह का प्रोसीजर है जो ये कह रहे हैं? इनका थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 10th तो आपने पास किया जब आपको बाकी आपके सब्जेक्ट्स मिले और जी, उसके बाद जो 10th के मार्क्स जो हैं आगे कहीं पर काम नहीं आते। आपने जैसा यूपीएससी एग्जाम में किया उसके नंबर जो हैं आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन यूपीएससी तक जाने के लिए भी 12th करना ज़रूरी है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आप 12th कर रहे होंगे। जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब तक आप एनडीए ज्वाइन करेंगे तब आपने +2 पूरा कर लिया होगा। मतलब 12th मिनिमम तो है रिक्वायरमेंट, चाहे आप फॉर्म भरते हुए आप इस वक्त 12th कर रहे हो या उससे पहले आप 11th में हो तब आप फॉर्म भरे, लेकिन 12th इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जी, हमको एक चीज़ और बताइए कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया उसके बाद और कितने टेस्ट से गुजरना पड़ेगा या उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सीधे इंटरव्यू है? उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद सीधा इंटरव्यू है जी। आप इंटरव्यू पार कर लेते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस समय आपका पीएबीटी टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी होता है जी, वो आपने पास कर लिया तो उसके बाद फिर एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू 4 दिन का है जी, और वो पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है
ये जो आप 4 दिन का इंटरव्यू बता रहे हैं, तो ये क्या मतलब रोज ही बुलाया जाता है और बच्चों के साथ रोज इंटरव्यूज होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स जो हैं वो वाराणसी, देहरादून और मैसूर में हैं जी। इन बच्चों को वहीं पर ही बुलाया जाता है। किसी भी एक सेंटर में बुलाया जा सकता है और बच्चों को वहाँ जाके वहीं पर रहना होता है। उनका रहने का बंदोबस्त पूरा वहाँ पर होता है जी। रेलवे स्टेशन से ही उनको लेकर जाया जाता है और जब उनका सब हो जाता है तो वापस रेलवे स्टेशन तक लाके छोड़ने की जिम्मेवारी उन्हीं की ही होती है। ओके, तो उसके बाद जो है फिर पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह, ये जो सर्विस फिजिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप, हाँ, ये जो मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू कह रहा हूँ, इसके अंदर जब एक बार पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट हो जाता है जी। और उसके जो बच्चे ये टेस्ट पास कर लेते हैं उनके लिए जो है, अगर एयरफोर्स के लिए है जी, तो 3 असेसर्स होते हैं, जिसमें कि एक तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो उनका बिहेवियर टेस्ट करता है ग्रुप में काम करते हुए, जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, एक साइकोलॉजिस्ट जो उनकी साइकोलॉजी टेस्ट करता है और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो 1-to-1 इंटरव्यू लेता है। तो इन 3 असेसर्स अपनी अपनी इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हुए फिर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान लास्ट में जब कैंडिडेट को एक कॉन्फ्रेंस में जब सारे असेसर्स एक साथ बैठे होते हैं जी, उस दौरान डिसीजन लिया जाता है कि कैंडिडेट पास होने लायक है कि नहीं। वो सब जो है पर्सनालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे आप कह रहे थे जी, वो जो 3 चीज़ें हैं ये पर्सनालिटी वाली हैं, इन 3 असेसर्स के पास असेस की जाती है जी। कर्नल छाबड़ा, हमारे कार्यक्रम में समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल छाबड़ा जो कि कैवलियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, एनी क्वेरीज यू हैव, यू वांट टू नो अबाउट इट, हाउ टू अपेयर, हाउ टू गो थ्रू इट, आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Take the time, experience the timeless. For a complete design wear and cinematic clothing for you and your family, BP Design Estate from the house of BP Jewelers, because they are the only one. राजधानी बेसन से मेरा रिलेशन बरसों पुराना। राजधानी बेसन, बढ़िया क्वालिटी, लाजवाब स्वाद। Choice of the nation, राजधानी बेसन। जाने वाले तो एक दिन चले जाते हैं, सिर्फ यादें ही अपनी वो दे जाते हैं, नाम उनके स्मारक बनाते रहे, उनकी यादों को यूं हम सजाते। आप भी अपने प्रियजनों की यादों को सजा कर रख सकते हैं एक छोटा सा काम करके, उनकी मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करके। ये कानूनन जरूरी है। बैंक, बीमा, जायदाद, हर जगह मृत्यु का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट काम आता है और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। Explore the world of sports with Gillette World Sports Special on Gen TV.
नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मधु। पेश है अभी तक की खास खबरें। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आज एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में विकास, सुशासन और शांति का वादा किया गया है। वाजपेयी ने यह भी दावा किया है कि देश को स्थिर और मजबूत सरकार देने में राज्य सरकार बिल्कुल कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 6 साल पहले जनता से किए गए सभी अधिकतर वादे को पूरा किया था। उप प्रधानमंत्री आडवाणी ने बिहार की राबड़ी सरकार पर राज्य में उचित प्रशासन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है, लेकिन आडवाणी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा आडवाणी ने यह भी कहा कि चुनाव सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लाने का विचार कर सकती है। 7 राज्यों की 83 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के दौरान 5 मई को होने वाले मतदान की अधिसूचना जारी होने के बाद ही नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो गया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है, जबकि 19 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। पुलिस महानिदेशक एसएस मलिक के तबादले पर चौटाला सरकार और चुनाव आयोग के बीच उपजे विवाद के बाद मलिक आज से 32 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। चुनाव आयोग ने मलिक के संस्थापन का आदेश दे दिया है। इसे मुख्यमंत्री चौटाला ने मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण के मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 3 दिन का और समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने आयोग से एक ऐसी प्रणाली तैयार करने को कहा है जिससे एक दूसरे पर कटाक्ष करने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसार रोका जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने फीस कटौती के मामले में आज आईआईएम के सभी 6 संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि 6 प्रबंध संस्थाओं में से 5 ने सरकार के फैसले पर सहमति भी जताई है। दिल्ली पुलिस के एसपी लखविंदर सिंह बराड़ को गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन हथियाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बराड़ ने फर्जी कागजातों के आधार पर दिल्ली में एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में उरी इलाके में पीडीपी की एक रैली पर आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग उसमें घायल हो गए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती और वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग भी घायल हो गए हैं। दूसरी ओर कुपवाड़ा जिले में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख सराई बाबा के अलावा 4 अन्य कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में भारत के हाथों मिली पारी की करारी हार का बदला लाहौर टेस्ट को जीतकर ले लिया है। पाकिस्तान को जीतने के लिए मात्र 40 रन का लक्ष्य मिला, जिसे पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर हासिल कर दिया। सीरीज के हार जीत का फैसला रावलपिंडी में होगा। 13 अप्रैल से खेले जाने वाले अंतिम टेस्ट मैच के परिणाम के बाद ही होगा। अभी तक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कैरियर हेल्प ऑनलाइन में। हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में और इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल छाबड़ा, जो कि कैवलियर के डायरेक्टर हैं। और आप कुछ भी जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, इस एयरफोर्स के बारे में, कोई भी क्वेरीज आपके मन में है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190 पर। कर्नल छाबड़ा, हमको ये बताइए कि ये जो एयरफोर्स का जो पीरियड है, ट्रेनिंग हुआ या जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरी ट्रेनिंग है, इसका टोटल ड्यूरेशन पीरियड कितना है? इसमें जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जाते हैं जी, उनका 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पूना में है वहाँ पर होता है जी। उसके बाद 1 साल के लिए ये एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाते हैं, वहाँ पर होता है। टोटल 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। जो डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन लेवल के बाद जाते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, जो कि एक फिर से एक यूपीएससी का एग्जाम है, उसके थ्रू जो एयरफोर्स के लिए जाते हैं उनका 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंदर। कर्नल छाबड़ा, आपने बताया कि ड्यूरेशंस के बारे में, तो हमको ये भी बताइएगा कि ये कोर्स करने के बाद जो जॉब एक्सपेक्ट्स हैं वो क्या है। लेकिन एक और दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनका भी सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है, कहिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली पूछना चाहता था कि जो एनडीए का रिटन एग्जाम है
एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू में किन किन चीज़ों के मतलब थ्रू हमें जाना पड़ता है, कौन से टेस्ट लेने पड़ते हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में संपर्क किया। कर्नल छाबड़ा, ये हालांकि आप इस बारे में थोड़ा बहुत बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगर आप बता दें कि एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें और किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है? जो बच्चे यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, ये रिजल्ट पहले तो इंटरनेट के ऊपर आता है जी, और दूसरा जो है एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है जो हर शनिवार को एक गवर्नमेंट प्रेस का रिलीज़ है, ये वो निकलता है, उसके अंदर भी ये रिजल्ट, प्रिंटेड रिजल्ट उसमें आता है। जो भी बच्चे यूपीएससी का रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया एयरफोर्स के लिए वाराणसी, देहरादून और मैसूर में है। इन 3 सेंटर्स में से किसी भी एक सेंटर में बुलाया जा सकता है। वहाँ पर जैसे मैंने कहा 3 असेसर्स होते हैं। पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होने के बाद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जो कि आपका बिहेवियर एक ग्रुप के अंदर टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट्स, फिर आउटडोर टास्क जिसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। आपका बिहेवियर एक ग्रुप के अंदर, जब आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है उसमें कैसा है, जिसको कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और ऐसे ही 1-2 टेस्ट और हैं जो वहाँ पर किए जाते हैं जी। इनके अलावा साइकोलॉजिस्ट होता है एक, जिसके साथ आपके 3 साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है जिसमें आपका एक 1-to-1 इंटरव्यू होता है जी। कर्नल छाबड़ा, हम जो पहले बात कर रहे थे आपसे कि इसमें जो कोर्स ख़त्म करने के बाद जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हमको बताइए। जैसे ही आप एयरफोर्स एकेडमी में से पास आउट होते हैं आप एक फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं। आपका पे स्केल जो है तकरीबन 8,500 से शुरू होता है और फ्लाइंग पे भी मिलती है जो कि 7,500 है। इसके अलावा बीए है और बहुत से पर्क्स हैं जो साथ में मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही सब्सिडाइज अकोमोडेशन, मेडिकल, फ्री मेडिकल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए, और ट्रैवल, ट्रेन का एसी से ट्रैवल और बहुत से ऐसे पर्क्स हैं जो आपको मिलते हैं ऑफिसर बनने के बाद जी। यानी कि ये कोर्स करने के बाद इधर उधर कहीं भी या एयरफोर्स जब आप एक बार कर चुके हैं तो आपको कहीं भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जॉब तैयार होती है। बिल्कुल, यू आर रेडी टू फ्लाई आउट स्ट्रेट अवे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो आसमान छूने की पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं और आसमान छूने के लिए काफ़ी लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, ये भी हमें बताइए साथ में कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हैं उसको किस तरह से अगर स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन वगैरह क्या होना चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए? इसको मैं 2 एस्पेक्ट्स में कवर करूँगा। पहला है +2 लेवल की जो एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और दूसरी जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है। जैसे मैंने पहले बताया एनडीए का एग्ज़ाम जो है बच्चे को देना पड़ता है जब वो 12th कर रहा है, पहला एग्ज़ाम। इसमें यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कई सोचते हैं कि 6 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या 1 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को 12th कर लेने दीजिए, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। जी। उससे क्या होता है, बच्चा जो वैल्यूएबल 6 महीने या 1 साल अपनी सीनियरिटी में नीचे आ जाएगा। उसके साथ के जो साथी हैं वो अफसर बन जाएंगे और बाद में ये उनका जूनियर बन जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हायर रैंक्स में जाके हर दिन की सीनियरिटी जो है उससे फ़र्क पड़ता है और ज़रूरी है कि हर दिन की सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए टाइम पर इसकी प्रिपरेशन की जाए। पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी बच्चे को करनी चाहिए जैसे ही 11th पास कर लेता है। उसकी जब छुट्टियां होती हैं उस समय उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। हालांकि माँ बाप चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए भी IIT की भी तैयारी कर ले और साथ में हर जब 12th की क्लासेस चल रही होती हैं तो उसे होमवर्क भी मिलता है और बहुत कुछ होता है। मतलब ये कि जो भी अवेलेबल टाइम हो उसमें एक ही तरफ कंसंट्रेट करके अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन की जाए रादर देन वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो हैं या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो
किसी तरह की स्टडी गाइडलाइंस या टेस्ट टेकिंग टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं बिफोर अपीयरिंग टू द एग्जाम्स? हाँ जी, हम 1 महीने का कैप्सूल रखते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता। इस 1 महीने में 180 घंटे की कोचिंग देते हैं। तो उस 1 महीने में या 180 घंटे की कोचिंग में क्या सारा कुछ कवर हो जाता है जो उनको एग्जाम के लिए अपेयर करना होता है? हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। तो ये कोर्सेज जो हैं ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं? एक कोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रिटन का जो 1 महीने का 180 घंटे का कोर्स है उसकी कीमत है 5,900 जी। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसके लिए जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो अलग से एक कोर्स है 15 दिन का, इसकी कीमत है 4,000। जी, एक हिमाचल से हमारे साथ दर्शक लाइन पे मौजूद है, हम उनका सवाल लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजना है और मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें फाइटर गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है और फाइटर पायलट के लिए भी कुछ है या नहीं है गर्ल्स के लिए? जी जी ज़रूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में हमसे संपर्क किया। और कर्नल छाबरा, आप हमको ज़रूर बताइए कि गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है और फाइटर पायलट्स में गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है? संजना, जैसे मैंने पहले बताया, गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है जिसमें फिज़िक्स और मैथ्स आपका +2 लेवल के ऊपर ज़रूरी है, उसके बाद वैकेंसीज निकलती रहती हैं जो नॉर्मल डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर। आप पायलट बनने के लिए सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के हिसाब से। आपको डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर आप वो पास कर जाते हैं और साथ में पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे 1.5 साल के लिए और उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर बन जाएंगे। उन्होंने पूछा है कि फाइटर पायलट्स के बारे में भी, लेकिन इस बारे में आप हमको बताइएगा। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में समय एक छोटे से ब्रेक में जाने से पहले हम आपको फिर याद दिला दें कि हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इस बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 55652189 और 55652190, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हो गया यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगोकर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। क्यों? मैं पीएचडी कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं? लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचे। जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। Hi, I'm Mandira Bedi, and in the ongoing India vs. Where there is Birla Power Stabilizer, there is no fluctuation. And last week's top scorers were. Where there is Birla Power UPS, there is no interruption. Hi, I'm Mandira Bedi, and we're back. Where there is Birla EcoGen Digital Inverter, there is obviously no power cut. And me, Mandira Bedi, talking to you about current performances, both powerful and electrifying. Oh. And so, where there is Birla EcoGen Silent Genset, there is no noise. Story of the day. Where there's Birla, there's power. Wonderful. It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कैरियर हेल्प ऑनलाइन में। हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में और इस बारे में हमें बता रहे हैं कर्नल छाबरा, जो कि कैवलियर के डायरेक्टर हैं। अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हो, कर्नल छाबरा साहब कुछ भी जानना चाहते हो एयरफोर्स से रिलेटेड, कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे नंबर्स 55652189
और 55652192। और कर्नल छाबरा, हम आपके पास अभी और भी सवाल के साथ पहुंचेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, पहले उनका भी सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, कहिए। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आफ्टर गिविंग इंटरव्यू ये जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है जी, इस मेरिट लिस्ट के बाद जो पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में भेजा जाता है जी, उसमें अकॉर्डिंगली मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट कि वो इंटरेस्टेड है इसलिए भेजा जा रहा है, या फिर अकॉर्डिंग टू द रैंक्स ऑफ द मेरिट लिस्ट। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और मैम मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी जरूर। कि फाइटर पायलट के लिए भी सेम प्रोसीजर है एडमिशन के लिए? जी, आपके दोनों सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले तो कर्नल छाबरा हमको ये बताइए, जिन्होंने पूछा है कि मेरिट लिस्ट का वो जो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में जो जानना चाह रही हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो किस बिहाफ पे उसमें मतलब अपनी विलिंग से होता है, या जो उनके जो टेस्ट वगैरह प्रोसीजर्स होते हैं ये पार्ट ऑफ द टेस्ट है? ऐसे है, विमेन कैंडिडेट्स के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी स्पेशल जब वैकेंसीज निकलती हैं वो अप्लाई करते हैं पायलट बनने के लिए। जब वो पायलट बनने के लिए, जैसे मैंने कहा, उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। पहला टेस्ट जो उनका वहाँ पर होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है अप्लाई करने का, आप वो पास कर लेते हैं, तभी आप बाकी का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू दे पाएंगे। अदरवाइज आपको पहले दिन ही वापस भेज दिया जाता है। ओके, तो उसके बाद फिर आगे कोई गुंजाइश नहीं है, फिर आप दोबारा री एग्जाम दीजिए, री सारी शेड्यूल्स होंगे। और दूसरा ये जानना चाह रही थी फाइटर पायलट के बारे में। फाइटर पायलट का कोर्स जो है उसके बाद अगर आप एसएसबी पास कर लेते हैं, फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, जितनी भी वैकेंसीज हैं विमेन कैंडिडेट्स के लिए एज अ पायलट, उस मेरिट में जो टॉप पे होती हैं वो ले ली जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकियों को मौका नहीं मिलता। और ट्रेनिंग जो है फिर वो मेन कैंडिडेट्स के साथ एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंदर 1.5 साल की ट्रेनिंग करती हैं। जी, आप हमें बता रहे हैं वहाँ से कि फाइटर पायलट का जो एग्ज़ाम होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? जो हमने अभी तक जो बात करी है कि पायलट्स जो हैं उनके टेस्ट होते हैं, फिर दे गो फॉर द पायलट ट्रेनिंग, तो क्या उसी में साथ में ही फाइटर पायलट का होता है या ये अलग से होता है बिल्कुल इसका प्रोसीजर सारा? विमेन के लिए मैंने बताया है, जैसे सिर्फ पायलट अगर बनना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है PAPT, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। चाहे फाइटर पायलट ही क्यों ना हो, चाहे फाइटर पायलट हो, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटीज के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक टेस्ट अलग जो फ्लाइंग के लिए है वो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फाइटर पायलट के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती? क्योंकि उसमें तो फिर काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। अलग अलग होगी ट्रेनिंग, तो अलग ग्राउंड ड्यूटीज के लिए जा रहे हैं ट्रेनिंग अलग होगी, अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग अलग होगी। जी, और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ फॉर द वुमेन्स ओनली, एंड व्हाट अबाउट द मेंस? मेन सेम प्रोसीजर, या तो अगर वो एनडीए के थ्रू जाते हैं 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल के लिए फिर एयरफोर्स एकेडमी में जाके फ्लाइंग करते हैं, वहाँ पर फ्लाइंग सीखते हैं। क्योंकि एनडीए के दौरान सिर्फ लास्ट 1 साल के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कैंडिडेट्स के अंदर। उनको एक नॉट पावर्ड फ्लाइंग सिखाई जाती है ग्लाइडर के अंदर। बाकी की फ्लाइंग जो है जब वो एयरफोर्स एकेडमी में पहुँचते हैं वहाँ पर सिखाई जाती है। अच्छा, ये एयरफोर्स जो फील्ड है इसमें वुमेन्स के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं? एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच है, वो पायलट बन सकती हैं, या बाकी जो जैसे लॉजिस्टिक्स के अंदर, मेड डिपार्टमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन सब फील्ड्स में जो भी मेन के पास हैं वो वुमेन के लिए भी ओपन है। एज लिमिट क्या मेन और वुमेन की सेम है इसमें एयरफोर्स में या डिफरेंट है? एयरफोर्स के लिए मेन और वुमेन की एज जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो 19 साल से 23 साल तक है। जब वो एकेडमी एंटर करते हैं ट्रेनिंग के लिए उस समय 19 से कम नहीं होने चाहिए और 23 से ज़्यादा। अच्छा, ग्रेजुएशन में अगर किसी स्टूडेंट के पास आर्ट और कॉमर्स है तो वो एग्जाम के लिए अपेयर कर सकता है एयरफोर्स के लिए? डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन +2 लेवल के ऊपर उसके पास मैथ्स और फिजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टूडेंट को क्या चीज़ रिक्वायर स्टूडेंट शुड रिक्वायर टू सक्सीड इन दिस प्रोफेशन? क्लियरिंग द रिटन टेस्ट, पहले तो रिटन टेस्ट क्लियर करेगा जी, और अगर फ्लाइंग में जाना चाहता है तो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। और अगर ग्राउंड ड्यूटीज के अंदर जाना चाहता है या चाहती है तो रिटन टेस्ट पास करने के बाद SSB पास करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहरहाल हमें आज इतना तो पता चला कि हवा में उड़ना जो है आसान नहीं है, उससे पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट और इंटरव्यूज़
के दौरे से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन सब को क्लियर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास इतनी नॉलेज है, अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप जो है ये सारे टेस्ट क्लियर करने की क्षमता रखते हो। लेकिन आपको उसके लिए ये करना है कि एक तो आपकी एज लिमिट जो है वो 16.5 से 19 के बीच में हो, और दूसरा ये कि आपको अपना पूरा ध्यान जो है कंसंट्रेट करना होगा अपनी पढ़ाइयों के ऊपर। तभी आप जो है इतने ज़्यादा मतलब काबिल होंगे कि आप जो है हवा में उड़ सकें और बादलों को छू सके, हवाओं से बातें कर सके। बहरहाल कर्नल छाबड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने एयरफोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। और आप दर्शकों के पास अगर कोई भी सुझाव है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी कैरियर से रिलेटेड बातों के बारे में तो आप हमको लिख रहे एड्रेस पर। हमारा एड्रेस है हेल्प ऑनलाइन, जैन टेलीविजन, सिंधिया विला, रिंग रोड, सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली 110023। और आप हमको मेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। हमारा ईमेल एड्रेस है helponline@jntv.com। आपसे कल फिर मुलाकात होगी हेल्प ऑनलाइन में एक नए विषय को लेकर और नए मेहमान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH। रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार।